प्रोफेसर की डायरी। उच्च शिक्षा की अनकही कहानी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव। रोहित वेमुला और उन जैसी अधूरी रह गई अनगिनत संभावनाओं के नाम। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ख्वाब दिखाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे जिंदा हो वह लम्हा तुमसे जिंदा है। यह वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। प्रोफेसर की डायरी में भूमिका में डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या लिखते हैं? कलम और किताब इंसान की नायाब उपलब्धि है। मेहनत कश हाथों ने इस दुनिया को गढ़ा तो कलम वाले हाथों ने इसमें रंग भरे। हम जिसे भारत कहते हैं, उस बहुरंगी संस्कृति को किसान, कामगार, शिल्पकार और बुद्धिजीवियों ने हजारों सालों में रचा है। बुद्धिजीवी किसान, कामगार तबकों से आते हैं और अंततः उन्हीं के लिए बोलते हैं। भारत को विश्व गुरु की जिस छवि में देखने की कोशिश की जाती है, उसे किसने रचा था? इतिहास जिसे जितना भी नजरअंदाज करे, मगर ये संस्कृति बहुसंख्यक किसान, कामगार वर्ग ने रची है। विशाल लोक साहित्य के रचयिता कौन थे? मंदिरों को बनाने वाले लोग कौन थे? वो कौन थे खूबसूरत मूर्तियों को गढ़ने वाले लोग? कौन थे जिन्होंने मिट्टी और लकड़ी से अनूठी नक्काशियां की? महलों से लेकर राज सिंहासनों को बनाने वाले कारीगर कौन थे? आकर्षण आभूषण किसने बनाए? सड़कों से लेकर संसद के खंभों तक को किसने गढ़ा? विश्व गुरु की छवि में जितने भी रंग है, उसे हमने ही भरा है। इस विश्व गुरु की छवि में गुरुओं की वास्तविक स्थिति क्या है, और इन गुरुओं में किसान, कामगार, शिल्पकार और दलित वंचितों तबकों की हिस्सेदारी कितनी है? क्या हम अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के दरवाजे सबके लिए खोल सके? क्या हमने कलम और किताब को हर हाथ तक पहुंचाया? क्या हमने मुल्क के तालीम इदारे आज भी नाज करने लायक बचे हैं? इन सवालों पर ईमानदारी से बात करना विश्व गुरु होने की गुंजाइश के साथ असल में इंसाफ करना है। नजर की ईमानदारी का तकाजा है कि हम उतनी ही हकीकत न देखें जितना सत्ता दिखाती हो। जागरूक नागरिक होने की शर्त है कि आप उस हकीकत से भी रूबरू हो जो असल में छिपाई जाती है। वह हकीकत जिसे अक्सर बयान नहीं, केवल बर्दाश्त किया जाता है। इतिहास अमूमन हुकूमत के हक में खड़े होकर लिखा जाता है, जो दरअसल अब मुकम्मल नहीं होता। तारीखी इबारत में हाशिए के किस्से नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, मगर एक समय ऐसा आता है जब इतिहास के बहिष्कृत हिस्से अपने अनकहे किस्से के साथ याद आ धमकते हैं। चिनुआ अजेबे के शब्दों में कहें तो, जब तक हिरण अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की बहादुरी के किस्से गाए जाते रहेंगे। यह किताब विश्व गुरु के दावे के बीच गुरुओं व अकादमिक संस्थाओं, खासकर विश्वविद्यालयों के हिस्से की थोड़ी सी हकीकत कहती है। यह किस्सा एक एडहॉक प्रोफेसर की नज़र से देखी गई दुनिया का किस्सा है। मैंने लगभग 2 दशक के अपने अकादमिक जीवन में जो कुछ अनुभव किया, उसे कभी किसी नोटबुक में तो कभी किसी किताब के खाली पन्नों के बीच लिखता गया। कहीं तारीख लिख डाली तो कहीं किसी आंखें देखी घटना को दर्ज कर लिया। कभी कोई हृदय विदारक बात हुई तो उसे कहीं लिखकर सहेज लिया। कभी किसी चुहल को नोट कर लिया। हम पहली पीढ़ी के दलित बहुजन तबके से आए वे लोगों के पास अकादमिक जिंदगी में ऐसे अनगिनत एहसास होते हैं। वक्त बदलता तो एहसासों की इन बिखरे पड़े नोट्स और टिप्पणियों को एक जगह सहेज कर किताब बना दी गई है। हृदय की आंखों से लिखा गया हमारा अपना इतिहास। इस किताब में विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूलों तक में काम करे अनगिनत अस्थायी शिक्षकों के रोजमर्रा के एहसास है। इन अस्थायी शिक्षकों को एडहॉक प्रोफेसर, गेस्ट टीचर, शिक्षा मित्र, नियोजित शिक्षक, संविदा शिक्षक जैसे जाने कितने नामों से जाना जाता है। यह किताब इन अलग अलग नामों की साझा कहानी है, जिनका काम एक ही है, पढ़ना और पढ़ाना है। एक ऐसा पेशा जिसमें शिक्षक को छोड़ सब कुछ परमानेंट होता है। सिलेबस, स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई, नोट्स, चौक, डस्टर, मार्कर, बिल्डिंग, एग्जाम, इवेंट्स, ड्यूटीज, सब कुछ परमानेंट, मगर इनकी बुनियाद में खड़ा एक शिक्षक खुद परमानेंट नहीं होता। आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, जिसे अस्थायी शिक्षकों के जरिए ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मैं देश की राजधानी के एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तकरीबन 14 साल तक एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। मैंने जो कुछ देखा उसे कहना बहुत जोखिम भरा है। भीड़ बन जाना हमारे दौर की नियति बना दी गई है।
भीड़ का हिस्सा होने से इनकार करते हुए यह किताब आपके हाथों में है, यह जानते हुए कि इसके बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मैं यह जोखिम उठाना चाहता हूँ क्योंकि यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। बहुसंख्यक दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, वंचित, शोषित तबके के बच्चे जब पहली बार उच्च शिक्षा तक पहुंचने लगे तभी इन्हें साजिशन बर्बाद किया जा रहा है। एक सुनहरा भविष्य कलम और किताब से बनता है। आपके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे तभी आपको बेहतर कल दे पाएंगे। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जाकर ये समझेंगे तो सवाल करेंगे, पढ़ेंगे तो लड़ेंगे। इसलिए विश्वविद्यालयों के कद घटाए जा रहे हैं ताकि इबादत घरों की सियासत बुलंद रहे। विश्वविद्यालय जर्जर होंगे तभी नौजवानों को मंदिर मस्जिद में उलझाने की साजिश कामयाब होगी। जब नए विश्वविद्यालय खोलने की फिक्र होनी चाहिए तब नए इबादत घर बनवाए जा रहे हैं। देश की कमाबेश सभी अकादमिक संस्थाओं के आधे से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इनमें भी अनारक्षित कोटे के 90% से ज्यादा पदों पर अस्थायी नियुक्तियां ही नहीं हुई है। आप अपने गांव, कस्बे के आसपास सरकारी स्कूलों की बदहाली देख ही रहे होंगे। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों का हाल भी इससे बेहतर नहीं है। चंद केंद्रीय विश्वविद्यालय और कुछ एक डिग्री कॉलेजों को छोड़ दे तो भारत के सरकारी शिक्षण संस्था अपने सबसे बुरे दौर में है। अधिकांश के पास न तो इमारतें हैं और न शिक्षक। सब कुछ अच्छा है मगर कागजों पर इमारतें, कागजों पर शिक्षक, कागजों पर शिक्षा और उन्हीं कागजों पर बढ़ती डिग्रियां। बीएड और इंजीनियरिंग कॉलेजों के खुलने और बंद होने की त्रासदी से आप वाकिफ होंगे। इस पढ़ते हुए अपने आसपास के सरकारी स्कूल, डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को याद कीजिए। शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, परिवार, स्कूल, कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालयों तक फैला हुआ। यह किताब शिक्षा जगत की मुकम्मल हकीकत का दावा नहीं करती। यह उतनी हकीकत है जितनी मेरे हिस्से आई। हर अस्थायी शिक्षक की दास्तान हूबहू ऐसी नहीं होगी। किसी महिला शिक्षक के किस्से इससे कहीं ज्यादा त्रासद होंगे। किसी वंचित, शोषित पहली पीढ़ी के अस्थायी शिक्षक की त्रासदी इससे भयावह होगी। यह किताब देश की राजधानी दिल्ली में तमाम सुविधाओं के बीच बैठकर लिखी गई है। गांव, कस्बों में इससे ज्यादा मुश्किलें झेल रहे अस्थायी शिक्षकों के किस्से इससे कई गुना ज्यादा भयावह होंगे। इस दौर में बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। सवालों से घबराने वाली सत्ताएं चाहती हैं कि सवाल पैदा करने वाली जगहों को ही कमजोर कर दिया जाए। इसलिए अब सत्ता की कोशिश है कि शिक्षक हमेशा डर में रहे। एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षाओं में रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। हमारे पुरखा सदगुरु कबीर ने कहा है, साधो देखा जग बौराना, साची कहो तो मारन ध्यावे झूठे जग पतियाना। आम आवाम के बीच अपना यकीन खो चुकी राष्ट्रीय मीडिया की खबरों में अब शिक्षा की चिंता कहाँ बची है। कैंपस खबर में जब आते हैं, जब उनकी इमारतों के गिरने की सूचना मिले या पुलिस के आंसू गैस के और लाठियों के चलने की आवाज आए, अखबार व पत्रकार जब अपना ही जमीर न बचा सके तो शिक्षा व शिक्षक को क्या ही बचा पाते। आप इस किताब को पढ़ते हुए दिन, महीने, साल को क्रमशः गुजरते हुए महसूस करेंगे। कई सालों के किस्से महीनों में और कई महीनों के किस्से कुछ दिनों की तारीख में कह दिए गए हैं। पढ़ते वक्त कब साल गुजर जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा, मगर इस वक्त को अब हम जी रहे थे तो हमें हर लम्हा एहसास होता जा रहा था। इस डायरी में अधिकांश संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम बदल दिए गए हैं। इसकी वजह किसी किस्म का डर या भय नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी विवाद या सनसनी की बजाय लोगों को ध्यान मूल घटनाओं और सरोकारों पर जा सके। आज 3 जनवरी है, शिक्षा ज्योति सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन। उनकी स्मृतियों को नमन। आज के दिन किताब पूरी करते हुए मुझे बेहद खुशी है। उन दोस्तों का आभार जिन्होंने जबरिया मेरी डायरी के पन्नों, टिप्पणियों और नोट्स को संयोजित करवाया। अपने संपादक और प्रकाशक का आभार जिन्होंने इसे एक व्यवस्थित और खूबसूरत किताब बना दिया गया। तो ये रही इस किताब की भूमिका। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर है। अगर आप कहेंगे कि इसका ऑडियो बुक लेकर आए तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। तब तक अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ते रहिएगा क्योंकि अगर इनके विचारों को जिंदा रखना है आपको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जय भीम।